नमस्कार। खबर बड़ी है, इसीलिए आज हमारे साथ मौजूद हैं बाबा। क्योंकि आपको पता है कि बिहार में सरकार का गठन हो गया है, लेकिन सरकार 5 साल तक चलेगी। तमाम जो एनडीए के नेता हैं ये मजबूती के साथ कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी के खेमे में जो दिख रहा है उनके चेहरे पर नहीं लग रहा है उनके चेहरे से कि 5 साल तक सरकार ठीक से चल पाएगी। विपक्ष तो लगातार कहती रही है कि 5 साल तक सरकार नहीं चलेगी, सरकार जल्दी ही गिर जाएगी, लेकिन बीजेपी के जो नेता हैं उनके चेहरे, उनके हाव भाव से नहीं लग रहा है। क्यों? अगर जिस तरह से उनका प्लान चल रहा है, जिस तरह से तरीके से वो एक्ट कर रहे हैं आजकल, साफ तौर पे नहीं लग रहा है कि वो पूर्णतः विश्वसनीय है कि 5 साल तक सरकार चलेगी। और इसी क्रम में शाहनवाज को जो बिहार भेजा गया है, उनको बिहार बीजेपी के जो एजेंडे हैं उनको लागू करने के लिए जो तमाम तरीके अपनाए जा रहे हैं, इसी क्रम में आज हम बाबा से जानेंगे कि शाहनवाज को एकाएक, जो कि राष्ट्र प्रवक्ता हैं, बहुत दिनों से उनको चुनाव में उतारा नहीं गया है, और एकाएक बिहार भेजने का क्या समीकरण है, बीजेपी क्या समीकरण साधना चाहती है बिहार में, और इसी सब मसले पर बात करेंगे बाबा से। और बाबा बताएंगे, बाबा बताइए कि क्या ऐसा वजह है, किस समीकरण को साधने के लिए शाहनवाज हुसैन को बिहार भेजा गया है। सबसे बड़ी बात है कि विशाल, बिहार जो जिस दौर से गुजर रहा है उस दौर में आपने जो बात कही उस बात को बहुत हद तक कहा भी जा सकता है जी कि सरकार तो चल रही है, सरकार बन गई है और बहुमत की सरकार है जी। इन सब के बीच में आपने देखा होगा कि पूर्णतः भरोसा के साथ न तो जदयू, न ही बीजेपी, न वीआईपी और न हम के लोग बोल पा रहे हैं जी। आपने देखा कि किस तरह से सब कुछ चल रहा है, बातें कुछ और होती है। ये पहली बार है कि किसी बात की घोषणा होती है और उस बात को फिर से बैकडोर में डाल दिया जाता है। जैसे घोषणा हुई कि मंत्रिमंडल का विस्तार होगा जी। और पहली बार नीतीश कुमार ने भी इस बात को स्वीकार किया है बिल्कुल कि पहली बार ऐसा हुआ है कि इतने दिनों तक मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हो पाया है। उन्होंने कहा कि वो इससे पहले 3 बार आ चुके हैं, 4 बार आ चुके हैं, 5 बार आ चुके हैं, 6 बार आ चुके हैं, 7 बार आ चुके हैं, लेकिन कभी भी मंत्रिमंडल को इतना लंबा खींचा नहीं गया। उन्होंने कहा कि इसके पीछे कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की कमियां हैं या वो नहीं चाह रहे हैं, इसलिए हो रहा है। लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी ने घोषणा किया था, इस बार आपने सुना ही होगा कि भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि मंगलवार को ऐलान आज होगा, आज ही के दिन होना था, 11:30 बजे। अचानक से नीतीश कुमार आरजेडी कार्यालय, माफ कीजिएगा, जदयू कार्यालय पहुंचते हैं और पहुंच करके वो सीधे तौर पे कह देते हैं कि मंत्रिमंडल का विस्तार जल्दी ही होगा, लेकिन कल नहीं होगा। अच्छा, अब ये तो एक बड़ी बात हो गई। तो दूसरी सबसे बड़ी बात कि हम आपको पहले से बता रहे हैं और अपने जनता को भी बता रहे हैं, श्रोता को भी बता रहे हैं, बिहार के लोगों को हम बता रहे हैं कि लगातार एक बात तो अटका हुआ है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी जो नीतीश कुमार के पास प्रमुख विभाग हैं उनमें से कुछ हिस्सा चाहती है, जो 2005 से नीतीश कुमार अपने पास रखे हुए हैं। अब उन विभागों को देने के लिए वो तैयार हैं कि नहीं है, देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा जी, देने के पीछे क्या कारण है, क्यों मांगा जा रहा है, ये सारी बातें बिल्कुल इस पर चर्चाएं हुई है। और आप समझिए ना कि यूं ही थोड़े नीतीश कुमार जदयू कार्यालय में पहुंच गए जी, उन पर ये दबाव जरूर हो रहा होगा भारतीय जनता पार्टी का, और इसी दबाव में शाहनवाज हुसैन का आना। और खास करके आप एक चीज देखते होंगे, पिछले 6 सालों में 2-3 बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं। पहली बात तो ये कि अटल जी के शासनकाल में, अटल जी के रहते हुए, अटल आडवाणी के जो काल रहा है बीजेपी में, उस काल के जितने भी नेता हैं लगभग सभी हाशिए पर हैं जी, एक राजनाथ सिंह को छोड़ करके बाकी सारे लोगों को अलग हटा दिएगा। जो खास करके मोदी और शाह समर्थक हैं वो लोग पूरी तरह से एक्टिव है बिल्कुल। अब एक बार फिर से आपने देखा होगा कि जब जब नीतीश कुमार छरियाते हैं, छरियाना का शब्द कहा जाता है, बच्चा जब बहुत ज़्यादा बचपने में रोने लगता है और कितना भी चुप कराइए तो नहीं चुप होता है, उसको छरियाना कहते हैं। जी। तो जब जब नीतीश कुमार छरियाते हैं तो अटल जी के समय के ही नेताओं को वहाँ भेजा जाता है उनको मनाने के लिए, साधने के लिए। आपने देखा कि चुनाव से पहले जब सीट शेयरिंग का फॉर्मूला चल रहा था उस समय किसी से नहीं माने, राजनाथ सिंह आकर के बीच बचाव किए थे। बिल्कुल। अब शाहनवाज हुसैन को भेज करके, जो कि शाहनवाज हुसैन नीतीश कुमार के 36 के आंकड़े रहे हैं जी। भागलपुर में चुनाव जब हार गए थे शाहनवाज हुसैन, उसके बाद से भागलपुर में कभी भी पैर पसारने नहीं दिया नीतीश कुमार ने। नीतीश कुमार हमेशा
2019 में भी देखा आपने कि भागलपुर उन्होंने अपने कब्जे में ले लिया। इससे पहले भागलपुर किसके कब्जे में था सबको पता है जी। सुशील मोदी तक वहां से जीत चुके हैं चुनाव। जी जी। और आप समझिए कि सुशील मोदी के जगह पर शाहनवाज हुसैन को लाना, उन्हीं के सीट पर उपचुनाव में उनको उम्मीदवारी देना और लंबे समय तक राजनीतिक अनुभव प्राप्त शाहनवाज हुसैन जो कि पार्टी का पक्ष रखते रहे हैं मीडिया में जी, इतने सुलझे हुए व्यक्ति हैं, इनको लाने के पीछे जरूर कोई ना कोई योजना तो रही होगी ना। बिल्कुल। और ये गुप्त प्लान जो बना करके भेजा गया है, इसमें दो तीन बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं। हम पहले भी कई बातों का खुलासा कर चुके हैं कि इसके पीछे है उत्तर प्रदेश और बंगाल का चुनाव, पहला नंबर जी। दूसरा नंबर कि बिहार में नीतीश कुमार को यह समझ में आने लगे कि वो सुप्रीम बॉस नहीं है। ठीक है जी। 2 उप मुख्यमंत्री और एक शाहनवाज हुसैन जो कि एक वरिष्ठ नेता हैं जी, डोमिनेट करने के लिए बीजेपी को आ रहे हैं और ये पूरे कुनबे को जोड़ने के माहिर माने जाते हैं। जी जी। इनके वाक पटुता, कार्य शैली बहुत ही अलग तरह की है। जिस विभाग में भी रहे उस विभाग में भी इन्होंने बेहतर काम किया है जी, जब मंत्री रहे हैं। इसके साथ साथ इनके पास तथ्यों को जोड़ने घटाने का अनुभव भी है। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण बात कि AIMIM का जो हिस्से में चला गया है जी, एक खास समुदाय, उस समुदाय पर कैसे बीजेपी अपना आधिपत्य जमाए। हम पहले भी बता चुके हैं कि जो काम दिया गया था नीतीश कुमार को एम समीकरण को साधने का, वो नहीं कर पाए हैं और जिसका नतीजा है कि इस बार के चुनाव में हमने आपको पहले बताया कि अल्पसंख्यक एक भी नहीं उनके खेमे में है। एनडीए में एक भी अल्पसंख्यक नहीं है, जीत करके नहीं आए हैं और ये भारतीय जनता पार्टी को कतई मंजूर नहीं हो सकती है क्योंकि उसकी पहले से छवि बनी हुई है जी कि मुस्लिम विरोधी है और अगर उनके खेमे में भी नहीं हो तो निश्चित रूप से आप समझ सकते हैं। जी जी। तो ऐसी स्थिति में प्रतिष्ठा किसने बचाया है? एलजेपी ने बचाया है। एलजेपी ने लोकसभा चुनाव में आपने देखा होगा कि मुस्लिम जीत करके गए हैं जी। तो कहीं ना कहीं एनडीए में मुस्लिमों का कोई स्थान नहीं है, ये तो कोरम पूरा नहीं ना होता है, इसमें तो राइट का चिन्ह लगाना पड़ेगा। जी जी बिल्कुल कि नहीं मुस्लिमों का वहां स्थान है। लेकिन नीतीश कुमार के कारण और खास करके एलजेपी को बाहर करने के कारण इस बार नहीं जीत पाए। इन सब बातों को साधना भी एक बहुत बड़ा चीज है। और दूसरा, सुशील मोदी जो काम करते थे नीतीश कुमार के लिए वो काम अब नहीं होगा। ये अहम बात है। अहम बात है। बिहार की जनता के दिमाग में ये बात डाल देना कि अगर शाहनवाज हुसैन बिहार आए हैं तो हो सकता है कि आने वाले समय में इन्हें उप मुख्यमंत्री या कोई बड़ा पद दिया जा सकता है और यह बहुत बड़ा एक टर्निंग पॉइंट साबित होगा जो नीतीश कुमार को कहीं ना कहीं भीतर खाने में झटका जैसा झटका नहीं देगा। और यही कारण है कि नीतीश कुमार बार बार अपने आप को भीतर से मजबूत करने का कवायद चल रहे हैं। आपको पता होगा कि उपेंद्र कुशवाहा को लेकर के बहुत सारी बातें हो रही थी जी कि वो आएंगे तो लवकुश समीकरण साधा जाएगा, ये होगा वो होगा। आपको बता दें कि ये अभी खत्म नहीं हुआ है। उपेंद्र कुशवाहा और नीतीश कुमार के बीच की बात जो है, जो दोनों के बीच का सामंजस्य और गठबंधन की बात जो हो रही है, ये अभी खत्म नहीं हुआ है। बिल्कुल आप देख लीजिए कि इस महीना के बीतते बीतते उपेंद्र कुशवाहा और नीतीश कुमार के बीच में गेम चेंजर होगा। ये एक बहुत बड़ी बात है। और शाहनवाज हुसैन के आने के बाद से नीतीश कुमार के दांत तो और खट्टे हो रहे होंगे कारण कि उनके पास एक आधार था, पासमानदा वगैरह उनके पास आते थे। और एक बात और बहुत महत्वपूर्ण है कि गुलाम रसूल बलिया में गुलाम गौस जैसे नेताओं के होते हुए अगर नीतीश कुमार इस समुदाय को साधने में पिछड़ रहे हैं तो ये नीतीश कुमार के लिए बहुत बड़ा राजनीतिक टर्निंग पॉइंट होगा क्योंकि ये उनके बहुत बड़े समर्थक हुआ करते थे जी। इस वर्ग को, खास करके अल्पसंख्यक वर्ग को लगता था कि नीतीश कुमार उनके हितैषी हैं और जब भी उन पर किसी तरह का कोई समस्या होगा तो वो समाधान करेंगे और उनका छवि सेक्युलर पार्टी के तौर पे रहा है। बिल्कुल। लेकिन लगातार इधर पिछले 5 सालों में जो कुछ भी हुआ है, 4 सालों में जी, इसको लेकर के लोगों में संशय की स्थिति आई है। जी। सीएबी पे उनका समर्थन जी जी बहुत बड़ी बात हुई। धारा 370 35A के दौरान उनका बाहर हो जाना, ट्रिपल तलाक के समय में समर्थन करना वगैरह वगैरह बहुत सारी बातें हैं। अब तो एनआरसी को लेकर के भी बहुत सारी समस्याएं हैं। हालांकि एनआरसी को लेकर के नीतीश कुमार बार बार हल्दी गुल्दी बोलते हैं कि नहीं भाई हम नहीं करेंगे, बिहार में नहीं होने देंगे। अल्पसंख्यक समाज को समझा नहीं पा रहे हैं और नहीं समझाने का नतीजा है
कि या तो वो आरजेडी के पास जाएगी या फिर एआईएमआईएम के पास जाएगी। बिल्कुल, ये और बड़ी बात है। यही वो चीज है जो भारतीय जनता पार्टी अब इससे अपने आप को अलग नहीं रख सकती है। अल्पसंख्यकों के लिए बहुत सारी योजनाएं आएंगी और शाहनवाज हुसैन को लाने के पीछे कारण वही है कि जो नीतीश कुमार से छूट गया है उसे भी अपने कब्जे में कर लें, क्योंकि आने वाला चुनाव हमने पहले भी आपको बताया है, आपको पता है इस बात का कि इस बार के बाद जो चुनाव होगा, 2020 के बाद जो भी चुनाव होगा, उस चुनाव में नीतीश कुमार जी मुख्य विरोधी नहीं होंगे। आरजेडी के विरोध में, खास करके महागठबंधन के विरोध में भारतीय जनता पार्टी अपने आप को सामने रखना चाहती है। हर राज्य में उसने लगभग ये काम अब कर लिया है। बचा हुआ था बिहार में मुख्य विपक्षी बनने का या मुख्य विरोधी बनने का, आगे से लीड करने का, वहां तक अपने आप को पहुंचाने के लिए ही ये सब कुछ किया है भारतीय जनता पार्टी ने। और भारतीय जनता पार्टी की योजना दूरगामी है। मुकेश सहनी को 18 महीने के लिए एमएलसी बनाना इसका एक बहुत बड़ा सबूत है। यानी कि आप मान के चलिए कि इस सरकार का जीवन जो है वो 18 महीने का है। और 18 महीने का जीवन, आपको याद होगा कि संपादक नमन मिश्रा जी ने ये बात कही थी कि जो सरकार बनी है वो अपनी एक्सपायरी के साथ साथ बनी है। अब इस बात को जैसे भी समझना आप समझ लीजिए। अगर लगता हो कि हमारी बात में दम है तो निश्चित रूप से आपको शेयर करना चाहिए। और शेयर करने के साथ साथ ये मत समझ लीजिएगा कि वोट दे दिए, सरकार बना ली तो आपकी जिम्मेवारी खत्म हो गई। जी, लोकतंत्र में लोगों की जिम्मेवारी कभी खत्म नहीं होती है। सरकार को कनैठी देने का काम आप आम जनता का है। विपक्ष तो अपना काम कर रही है, विपक्ष ने धीरे धीरे अपना काम शुरू कर दिया है, राज्यपाल तक पहुंच गए, राष्ट्रपति तक पहुंचना है। लेकिन इन सब बातों के बीच में आप समझ लीजिएगा कि आप अगर सो गए तो भैया दिन होते होते बहुत सारी बातें वो हो जाएंगी जिसकी आप कल्पना भी नहीं करते हैं। तैयार रहिए, अलर्ट रहिए। फिर से आपको ज़रूरत है इस बिहार को बनाने के लिए, बेहतर करने के लिए। तो आपका आम 12 साढ़े 12 करोड़ बिहारियों का जगे रहना बहुत ज़रूरी है। बाबा, आपने तो समीकरण बता दिया जो कि सबसे महत्वपूर्ण समीकरण था, जो बीजेपी की जो साधना है बिहार में, नीतीश कुमार से किस तरह से बातें होनी है, किस तरह से क्या करना है, तो आपने बता दिया। 18 महीने तक ये सरकार चलनी है। तो तमाम बातों को लेकर के जो आज समीकरण बना है बिहार की राजनीति में, आप लगातार देखते रहे हैं। भारत लाइव इस समीकरण को बताता रहा है और जो भी राजनीतिक घटनाएं होगी आने वाले दिनों में, ये हम लगातार हमारी नज़र इस पे बनी है। लेकिन आपकी नज़र सिर्फ भारत लाइव पे होनी चाहिए। अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी सब्सक्राइब कर लें। अगर आप हमारी खबर को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करें। एक नीचे स्क्रॉल कर रहा होगा यूपीआई नंबर। अगर आप चाहते हैं कि हमारी निष्पक्ष पत्रकारिता इसी तरह आगे बढ़ते रहे तो आपके सहयोग की ज़रूरत है। 1 रुपया से लेकर के जितना हो आपका सहयोग मिलता रहेगा और मिल रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। इसी तरह मिलता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।